जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 के जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और संपन्न हुए हैं, उन पे मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑल शिफ्ट के 20 सितंबर 2022 से लेके अब तक के जो भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, उनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इससे अपन को ये क्लियर होगा कौन सी अपनी कैसी अप्रोच रहेगी आने वाले एग्ज़ाम पे। और ख़ास तौर पर जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिए। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमारा क्या अप्रोच रहेगा, आइए समझते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में जो मूल है अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए सबसे सरल तरीका जो है, हम उसको पकड़ेंगे बीच वाले को, यानी कि गुणनखंड में जो दिया है वर्ग समीकरण में, उससे पकड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है -5x। अब -5x में हमें करना क्या है, ये समझते हैं। तो याद रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा जो है एक्स की ही दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, आइए समझते हैं। तो बीच वाले को हम -5x को इस तरह से तोड़ेंगे कि जब उनको जोड़ें तो -5x ही मिले, लेकिन जब उन दोनों को गुणा करें तो 6x स्क्वायर, यानी पहला और लास्ट वाले का इन दोनों का स्क्वायर मिले, यानी इंटू मिले। देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इसको देखूं तो -5x को मैं -3 या और -2x में तोड़ सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो अगर मैं -3x और -2x में -5x को तोड़ूंगा तो -3 -2 हो जाएगा -5x, ये क्लियर है। इसके अलावा अगर -3x और -2x को जब इंटू करूंगा तो a और c यानी 6x स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये सेटिस्फाई करती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, इस तरह से हम बीच वाले को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चली कि जो आपके मूल आए, यानी अल्फ़ा और बीटा थे, उनकी वैल्यू आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 3 और 2। लेकिन याद रखिएगा, अल्फ़ा बराबर यहाँ पे 3 आया है और बीटा बराबर जो है वो आया है 2। अब ये चीज़ें कैसे आई हैं जबकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये आई ऐसी हैं कि कभी भी जब भी इसके मूल निकालेंगे तो मूल निकालने से पहले याद रखिएगा, जो भी इसके तोड़ने पे जिस तरह से ये आपको दो वैल्यू देगा, उस वैल्यू का जो भी चिन्ह होगा अल्फ़ा और बीटा, यानी उसके मूल जो हैं डायरेक्ट चिन्ह अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे -3 और -2 है, इसका मतलब अल्फ़ा 3 और बीटा क्या होगा, 2। अगर यहाँ पे प्लस होता तो अल्फ़ा और बीटा माइनस में होता। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चली कि अपन को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। इसको तोड़ने से क्या चल गई, अल्फ़ा बराबर +3 और बीटा बराबर +2। ठीक है, ये चीज़ें अपने को पता चल गई। अब अल्फ़ा और बीटा का अगर मान आ चुका है तो इसमें पुट कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 6, तो 3 दूनी 6। तो ये जो है टोटल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6, यानी 9 4 13 माइनस 6 हो जाएगा आपका कितना, 7। क्या आ जाएगा, 7। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। कितना है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण बताइए। विकर्ण नहीं, विकर्ण है। ठीक है, तो एक वर्ग का अगर परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण बताना है। तो आप किस तरह से बताओगे, आइए देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग पर परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू ए। क्या होता है, 4 इंटू ए। और 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 44। क्या दी हुई है, 44। जहाँ पे ए क्या है, ए है भुजा। क्या है, ए भुजा। ठीक है, तो अब 4 इंटू ए अगर वर्ग का परिमाप है तो ए निकालने के लिए क्या करोगे, ए बराबर हो जाएगा 44/4। ये जो है ये इधर चला आएगा, पक्षांतर होगा, जब काट दोगे तो कट जाएगा 11 बार। तो ए बराबर क्या आ गया आपका, 11। जब ए बराबर 11 आया, अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, a√2। तो a√2 बराबर, अगर a बराबर 11 है
तो a√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√2 की वैल्यू हो जाएगी 11√2 और 11√2 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि 120 का 25% प्लस 380 का 40% इक्वल टू 637 का x% है, तो x का मान निकालिए। यहाँ पे x का मान निकालना है कैलकुलेशन को करते हुए। आइए करते हैं बहुत ही सिंपल अप्रोच से और बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले 120 का जो 25% है इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे का मतलब होता है क्या, गुणा। तो 120 का क्या कर देंगे, गुणा 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। क्यों, क्योंकि परसेंट जहाँ है तो उसको 25/100 जब आप करेंगे, परसेंट को आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 करते हैं, तो 25/100 करेंगे तो 1/4 मिलेगा। यानी आप लिख सकते हो कि 120 प्लस का 1/4 यानी गुणे 1/4 25% को। इसी तरह से आगे लिख सकते हो 380 का 40% को आप क्या लिख सकते हो, 380 का 40% को लिख सकते हो 380 गुणे 80 है ये, ठीक है, 380, एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। ये है प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 380 का 40% है, यानी 40% को 40/100 करोगे और भिन्न के रूप में लिखोगे 2/5। क्या लिखोगे, 2/5। तो 380 का 2/5 और ये जो इक्वल है 637 का x% के इक्वल है। किसके इक्वल है, 600 से बराबर नीचे लिख देता हूँ 637 के x%, ये यहाँ पे। तो 637 का x% के लिए मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको x% के लिए क्या लिखना है, x/100, जब परसेंट से फ्रैक्शन बनाना है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू किसकी पता चलेगी, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पता चलेगी आपको किसकी, x की। कैसे चलेगी, पक्षांतर करते हुए। इसको काट देंगे तो ये कटेगा तो 30 बार आएगा, एक सेकंड, ये कटेगा तो कितनी बार आएगा, 30 बार। अब ये भी कट जाएगा तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। इसी तरह से जब ये कट जाएगा और जब वैल्यू देगा और पक्षांतर करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग राइट आंसर इसका जो भी होगा आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार, कौन, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी एक बेईमान दुकानदार है, 1 किलोग्राम बाट की जगह 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। यानी कोई दुकानदार है, आप कुछ मान लो टमाटर खरीदने गए तो 1 किलो की जगह 950 ग्राम की बाट का प्रयोग करेगा तो कितना मार देगा, 50 ग्राम मार देगा। तो उस 50 ग्राम पे उसको लाभ कितना होता है आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना कि सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो कि 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो देना 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन उसने दिया कितना आपको, 950, यानी कितना मार दिया उसने, 50 ग्राम मार दिया। तो 50 ग्राम का तो उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन वो जो फ़ायदा हुआ ना वो 1000 ग्राम पे नहीं हुआ, वो फ़ायदा आपको हुआ 950 ग्राम पे, क्योंकि वो 950 ग्राम ही तो दे रहा आपको, तो जितना देगा वही फ़ायदा होगा। तो 950 ग्राम में उसे कितने का फ़ायदा हुआ, 50 ग्राम का। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि 50 ग्राम का फ़ायदा हुआ कितने में से, 950 ग्राम में से। ठीक है, और परसेंट के लिए यानी प्रतिशत पूछा है तो परसेंट के लिए क्या कर दोगे, गुणे 100। ठीक है, परसेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं, गुणे 100। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको, हालांकि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लाभ ही होगा क्योंकि उसने बेईमानी की है। ठीक है, तो 0 से 0 कटा और 5 से कटेगा तो 19 50 95। अब 100/19 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, शायद 5.26 आएगा। आप देख लेना, कैलकुलेशन आपको करना है, आपकी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या है 36√3 है, तो उसकी भुजाएं बताइए। तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √3 × a² बाहर है बटे 2, ये होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 36√3। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती, समान। समबाहु यानी समान बाहु, यानी जो भुजा एक होगी वो सभी तीनों भुजाएं होंगी। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 a² बटे 2 बराबर 36√3 है, जो दिया हुआ है। अब √3 से √3 क्या हो गया, कट जाएगा।
अब ये 36 उधर चला जाएगा, ठीक है। ठीक, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना √3a²/4 होगा, 2 नहीं 4 होगा, ठीक है। वो वहाँ पे उसकी ऊंचाई निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो √3a²/4 बराबर 36√3, तो √3 से √3 कटा तो a²/4 बराबर 36। अब यहाँ पे a² बराबर जब 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36×4, और 36×4 है। और अब a निकालने के लिए यानी वर्गमूल निकालोगे तो इसका पूरा अंडर रूट करोगे, तो 36 का 6 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा √2, तो 6 दूनी 12। तो आपका जो 12 आया वो आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, और सभी भुजाएं समान, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 है। क्या है, 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 309 है, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। अब देखो, कभी भी 3 संख्याएं हैं और उनका लगातार हैं, अगर लगातार हैं तो हमेशा आप औसत समझ सकते हो। तो उनका अगर योग कितना दिया है, 309 दिया है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो भी योग दिया है उसमें से जितनी संख्याएं हैं अगर लगातार हैं उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। क्या चल जाएगी हमेशा पता, मिडिल, बीच वाली संख्या। तो 309/3 करोगे, क्योंकि योग ये है और संख्याएं 3 है, तो 309/3 करोगे तो कितना आएगा, 103 आएगा। यानी आप बोल सकते हो कि 103 जो है ना आपकी बीच वाली संख्या है। कौन सी, यानी 3 संख्याओं में एक इसके इधर होगी और एक इसके इधर होगी। तो 102 के एक पहले, लेकिन विषम, अब विषम क्या है, 101 आनी चाहिए क्योंकि 102 सम है, और 105 हो जाएगी तीसरी संख्या, और इन तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 309। तो यहाँ पे बताना क्या था, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 105 और सबसे छोटी क्या है 101, तो सबसे बड़ी 105 बता दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a/b बराबर 3/4, b/c बराबर 5/2, तो a² + c² बटे a² - c² की वैल्यू निकालना है। यानी इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और c की वैल्यू, तब ना इसमें पुट करके और बटे करके निकालोगे। और a और c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से निकलेगी जो रेशियो दिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं a/b बराबर क्या है 3/4, और b/c बराबर क्या है 5/2। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, a और c को तो छोड़ो, लेकिन b देखो यहाँ पे 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि b दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर करने के लिए क्या करोगे, बराबर करने के लिए दोनों को बराबर बनाओगे। तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 का गुणा कर दोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ऊपर नीचे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि b यहाँ पे जब 5 का गुणा करोगे 20 होगा, यहाँ 5 का गुणा करो 4 का गुणा करोगे तो क्या होगा 20 होगा। अब b जो है बराबर हो गया। अब b अगर बराबर हो गया, लेकिन a जो है, a और c अपन को पता करना था, फिर a² करके निकालना था यहाँ पे। तो a जो है 3×5 = 15 हो जाएगा यहाँ से, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो a बराबर क्या आ गया आपका 15। इसी तरह b बराबर क्या आ गया, c निकालना है, b तो अपने को पता ही नहीं करना, c निकालना है। c क्या है 2×4 यानी 8, यानी कि आप बोल सकते हो कि c बराबर आपको क्या मिल गया 8। तो a और c आपको मिल गया। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे करोगे, a बराबर 15, इसको देख लीजिए मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। a बराबर अपन ने क्या देखा 15 आया, ठीक है, और c बराबर क्या आया 8 आया था। अब इसमें पुट कर देंगे तो a² + c² यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, कितना 225 + c² यानी 64 बटे 225 - 64 यानी a² - c² 225 - 64। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है 289/61 आना चाहिए, और आप सॉल्व करके ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि एक बिल पर 40% छूट, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बिल पर 40% छूट और तथा 20% और 20% की दो क्रमागत छूट के बीच अंतर 80 रुपये है, बिल कितनी होगी। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक बिल पर 40% की छूट है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ता है, तथा 20% और 20% की दो क्रमागत छूट के बीच अंतर जो है 80 का है, तो बिल कितना होगा। अब समझना,
पहले तो एक में 40% एक बार दे दिया है, लेकिन दोबारा क्रमागत है, तो क्रमागत के लिए अपन तुलना करने के लिए, अंतर निकालने के लिए, ये तो एकल छूट है, लेकिन इन क्रमागत से एकल छूट निकालेंगे और फिर दोनों का 40 में से जो आएगा उसकी तुलना करेंगे, उसकी वैल्यू जो है 80 है, और वहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखो 40% को तो अलग रहने दो, 40% को अभी छूना ही नहीं है, ठीक है। अब इसी से तुलना कराना है, तो 20 और 20% का एकल छूट अपन निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं? समतुल्य छूट या एकल, एकल, ठीक है। एकल छूट कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, और फार्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आरआरबी ग्रुप डी के ही। क्या होता है फार्मूला एकल छूट का? ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। याद रखिएगा ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे जब आप रखोगे, ए क्या है? 20 है और बी भी 20 है, तो जब फार्मूले पे रखोगे और यहाँ मैं रख रहा हूँ, तो 20 प्लस 20, बी भी 20 है, माइनस ए बी यानी 20 हम 400 बटे 100, ठीक है, 400 बटे 100। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको जो कट पीट के देगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, और 20 20 40, 40 में 4 अगर घट गए तो कितना आया? 36। यानी आप देख रहे हो कि 40% वहाँ पे एक छूट था, और दूसरा छूट जो आया कितना आया? दूसरा छूट आया 36। दोनों के बीच अंतर कितना है? 4%। कितना अंतर है? 4% का। अगर 4% का अंतर है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोनों के बीच अंतर देख लिया, मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक छूट थी 40% और दूसरी हमने एकल छूट निकाली है 36%। अभी रिवाइज करके देख लेना अगर भूल जाएगा। दोनों के बीच अंतर कितने का? 4% का। इसी की वैल्यू क्या दी हुई है? 80। इसी की वैल्यू क्या दी हुई है? यानी 4% की वैल्यू अगर 80 है, तो आपको 100% की ही तो वैल्यू बताना था। एक सेकंड, 4% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% ही तो बताना था। तो 100% क्या करेंगे? सबसे पहले 1% निकालेंगे, तो 1% क्या हो जाएगा? 80/4, और 100% के लिए गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ से 4 20 चौको 80, और 20 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2000। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 2000। अगर समझ में ना आया तो एक बार रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी आर दिया है, एच दिया है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h, जहाँ पे आर एच दिया हुआ है, पाई भी। तो क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट लिख देंगे 2 गुणे 22/7, पाई की वैल्यू 2 गुणे 22/7, 22/7, एक सेकंड, 22/7, और आर की वैल्यू क्या है? 9, एस की वैल्यू कितनी है? 14। अब सॉल्व कर देंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, कट गया, कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद बचा क्या? 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणे 9, तो 88 गुणे 9 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 88 गुणे 9 क्या आएगा? या तो 792 हो सकता है या 892। अब आपको देखना है क्या होगा, ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, किसी कार्य को 10 दिन में, सॉरी, किसी कार्य को, क्या कह रहा है? ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक एक दिन के अंतराल में करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी ए जो है किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने अंतराल में, एक एक दिन के अंतराल में अगर करें, मतलब एक दिन ए करे, दूसरे दिन बी करे, तीसरे दिन ए करे, चौथे दिन बी करे, इस तरह से अगर करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए का मैं लिख देता हूँ कितने दिन में कार्य करता है? 10 दिन। बी जो है अकेले कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो यहाँ से आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, TW। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो 15 और 10 का जो एलसीएम होगा वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अब 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 30, ठीक है। अगर 30 टोटल वर्क है और 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो इसका जो इफ़िशियंसी आएगा क्या आएगा? 30/10। इफ़िशियंसी हमेशा होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, याद रखिएगा। तो 30/10 क्या आएगा? 3 इफ़िशियंसी ए का हो जाएगा एक दिन का काम करने का, और बी का हो जाएगा 30/2 यानी 15। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा, अब देखो आपको पता चल गया टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट है। कितना है? 30 यूनिट।
अब 30 यूनिट को कराना इनसे है, लेकिन एक एक दिन छोड़ के, तो कैसे कराएंगे समझते हैं। अगर दोनों साथ में मिल के करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट, यानी एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। कितना करेंगे? 5 यूनिट, जबकि है कितना? 30 यूनिट, तो 6 दिन लगेगा। 5 छक्का 30 यानी 6 दिन। बट प्रॉब्लम ये है कि एक दिन एक करता है और दूसरे दिन एक करता है, यानी कि 2 दिन में मिलके ये 5 यूनिट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 6 है इसका डबल होगा अंतराल। अगर अंतराल ना पूछा होता तो 6 ही दिन होता, लेकिन अंतराल पूछा है तो क्या हो जाएगा? इसका डबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12, यानी अंतराल में जब करेंगे तो दोनों मिलके 12 दिन में इस 30 यूनिट काम को कर पाएंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 क्या बोल रहा है कि 100 केलों का दाम 700 है और इन्हें यदि 96 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 किलो का जो दाम है वो 700 रुपये है, यदि इन्हें 96 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। आपको पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। कितने केले होते हैं? 12 केले। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 100 जो केले हैं उनका दाम कितना है? 700 है। तो आपको क्या करना है? एक केले का दाम निकालना है। तो कम के लिए क्या करेंगे? 700/100 करेंगे तो एक केले का दाम कितना आएगा? 7 रुपये आएगा। अगर एक केले का 7 है और आपको पता है एक दर्जन में कितना होता है? 12 केले, तो अपन को अगर यहाँ पे 96 रुपये पर दर्जन है तो ये वाली वैल्यू भी दर्जन में ही निकालनी पड़ेगी, यानी 12 में निकालनी पड़ेगी। अगर एक केले का 7 है तो 12 केले का 12 सते 84, यानी 84 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 केले जो है पहले 84 रुपये में थे, अब वही 12 केले कितने में? एक दर्जन 96 में बेचे जाएँ, तो यानी कि पहले वैल्यू 84 थी, अब जो है नया यदि कह रहा है 96 में बेचा जाए तो कितने का अंतर आया? तो देखा जाए तो 12 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12, यानी 12 का सामने वाले दुकानदार को लाभ हुआ। अब 12 का लाभ हुआ तो वही लाभ को आपको परसेंट में बदल देना है। किस में बदल देना है? परसेंट में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा 12 का लाभ हुआ है। ठीक है, देखो, तो 12 का लाभ हुआ था। कितने का लाभ हुआ था? एक सेकेंड, 12 का लाभ हुआ था। कितने का लाभ हुआ था? 12 का। कितने में से लाभ हुआ था? 84 में से, क्योंकि पहले 84 का बेचते थे। देखो, 84 रुपये पर दर्जन हमने निकाला था कि इस हिसाब से बेच रहे हैं 700 के हिसाब से। बट 96 अब नई वैल्यू कह रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस 12 है, तो 12 का डिफरेंस है कितने में से? 84 में से। और परसेंट के लिए गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। काटेंगे 12 कम 12, 12 सत्ते 84, यानी 100/7%। ये आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। x + 1/x = 9 है। यदि x + 1/x = 9 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर क्यूब वाले क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है। क्या होता है? अगर मैं इस 9 को k मान लूँ, क्या मान लूँ? k, तो इसका जो आंसर होगा x³ + 1/x³ का क्या होगा? वो फार्मूले के हिसाब से k³ - 3k। क्या हो जाएगा फार्मूला? k³ - 3k। तो k³ - 3k, अब k बराबर यहाँ पे 9 दिया है, अब k³ - 3k इसका फार्मूला होगा। तो k³ बराबर क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब - 3k, यानी 3 × 9। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी कट गया है, फिर से मैं लिख देता हूँ। k बराबर क्या मान लिया? 9। फार्मूला क्या होता है? k³ - 3k। अगर इस फार्मूले पे रखेंगे तो 9 का क्यूब -3 × k यानी 9, यानी आपका क्या आ जाएगा? 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 81, 9 729, तो 729 - 9 3 9 27, यानी 27। 729 में 27 चला गया, 702, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्या कह रहा है? यदि 17, 123, 177 का HCF ए है। क्या है? HCF ए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त क्या है इन संख्याओं का? ए। और LCM 45 है। क्या है? 45। तो ए की मान, यानी HCF पूछ रहा है। ए का मान ज्ञात करो, यानी क्या पूछ रहा है? HCF। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालने का सिंपल सा फंडा जो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो ये है कि उन संख्याओं को देखिए। इन संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं को आप चुनिए, चाहे जितनी भी संख्याएं दी हुई हों, और उन दोनों संख्याओं में आप देखिए कि कितने का अंतर है। मिनिमम अंतर वाली संख्याएं चुनिए।
जैसे इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, तो आप देखोगे कि अंतर बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा एक चीज़ और देखोगे कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम कुछ न कुछ सभी संख्याओं के बीच कॉमन हो, यानी कि और वो कॉमन जो हो वो सबसे बड़ा कॉमन, यानी महत्तम सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमेशा HCF क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक। क्या आता है, एक। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, एक। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो सेगमेंट। तो आप जो भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने आने वाले समय पे जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखिएगा और रिवाइज़ करके भी देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।